तो चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हिस्ट्री के कि सिंधु सभ्यता में अन्नगारों का क्या महत्व था। सिंधु सभ्यता में अन्नगारों का क्या महत्व था, मेरा पहला क्वेश्चन था। तो देखिए मेरा आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता के अन्नगारों का विशेष महत्व था। सिंधु सभ्यता में अन्नगारों का क्या था, विशेष महत्व था। अतिरिक्त उत्पादन का संचय किया जाता था, अनाज सुरक्षित रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। यह व्यापार वाणिज्य के केंद्र भी था। संभवतः अकाल एवं भूखमरी के समय अन्नागार में संचित अनाज का उपयोग किया जाता था। यानी कहने का अर्थ है कि जब मोहनजोदड़ो में अकाल पड़ जाता था तो उस समय अन्नागार में से अनाज को निकाल करके प्रयोग किया जाता था, जिसमें गोदाम में रखा जाता था। वर्तमान में गोडान के समान मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार का साधन भी था। और कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार था, जो विदेशी व्यापार के क्या था, साधन था। यानी कि इस सिंधु सभ्यता के अन्नागार होने के कारण विदेशी व्यापारी भी इससे हुआ करता था। उसके बाद है मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि के विषय में आप, तो मेरा दूसरा नंबर सवाल का आंसर है कि हड़प्पा स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में लिपिबद्ध मोहरें मिलती है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा स्थल नामक जगह पर कुछ मोहर मिला है जो क्या है, लिखित बद्ध है, यानी कि लिपि लिखा हुआ है। मोहरे पर छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए हैं। यानी मोहर जो भी मिला है उस पर क्या छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। मोहरे जारी करने वाले व्यक्ति यह नाम और पद की ओर इंगित होता है। और कहते हैं क्या कि मोहर जो जारी किया जाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम और पद भी क्या है, इंगित होता है। लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो भाषा लिखा गया, जो लिपि लिखा गया है, वह आज भी क्या स्पष्ट नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया, कुछ इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। ब्राह्मणी लिपि से भी इसकी तुलना की जाती है, परंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय आना बाकी है। अक्षरों को चित्रों अथवा अभिचिह्नों में दर्शाया गया है। अनुमानतः अक्षरों की संख्या 400 है। यानी कि ऐसा अभी तक ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है, जिसको अभी तक पढ़ने में कोई भी विद्वान सक्षम नहीं है। इसको जो अक्षरों की जो संख्या है 400 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। और आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। मगध के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यानी 16 महाजनपद था। महाजनपदों की संख्या 16 है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो वह था मगध। इसके उत्कर्ष के अनेक कारण थे, यानी इनके विकास के बहुत सारा कारण थे। जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति, जो पहाड़ियों नदियों से घिरा था। मगध की आर्थिक संपन्नता भी थी। और कहते हैं कि इसके विकास के कई कारण हैं। तो पहला कारण था क्या कि भौगोलिक स्थिति, जो क्या था, पहाड़ियों से नदियों से घिरा था। मगध की आर्थिक संपन्नता भी था। इसके लिए खनिजों की
पर्याप्त एवं उर्वर कृषि भूमि का उपलब्ध होना था, यानी कि इसके विकास का दूसरा कारण ये भी था कि यहाँ के कृषि उपलब्धि, यहाँ के ज़मीन क्या था, उपजाऊ था। मगध का सैन्य संगठन भी, परंपरा एवं मजबूत योगदान भी महत्वपूर्ण कारण था। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ का मगध के जितने भी राजा महाराजा हुए सब क्या थे, मजबूत थे, कुशल पूर्वक थे। इसके अतिरिक्त नदियों के होने से आवागमन एवं यातायात की सुविधा भी वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा दिया। और कहते हैं क्या कि इसके अलावे जो है यहाँ पर आवागमन यातायात की सुविधा भी क्या था, व्यवस्थित था, वाणिज्य व्यापार की बढ़ावा दिया गया। और आगे देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दे। महाभारत पर 50 शब्दों में परिचय दे। तो देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, महाभारत को प्राचीन भारत का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत जो है हमारे भारत के सबसे प्राचीन महाकाव्य है। यह 150 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। इसमें कुल 15 अध्याय है और इसके रचना एवं संकलन काल को 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें पांडवों कौरव वंश के बीच युद्धों का विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया है। यह भारतीय इतिहास का साहित्यिक स्रोत भी माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि महाभारत सबसे पुराना महाकाव्य है। इसमें 15 अध्याय है। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें पांडव और कौरव वंश के बीच युद्ध हुआ और विस्तृत एवं विशद विवरण दिया गया। यह भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत भी माना जाता है। और यह हमारे भारत के जो है महाभारत के यह एक क्या है, ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। उसके बाद है मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन कि अकबर के नवरत्न के नाम बताए। अकबर के नवरत्न के नाम बताए। तो अकबर के निम्नलिखित नवरत्न थे, जिसमें पहला अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा हकीम हुमाम, तीसरा मुल्ला दो प्याजा और चौथा है अबुल फजल। चौथा है अबुल फजल, पाँचवा फैजी, छठा तानसेन, सातवां राजा मान सिंह और 8वां राजा टोडरमल और 9वां बीरबल। तो अकबर के नवरत्न के नाम याद रखिएगा कि पहला है अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा हकीम हुमाम, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा अबुल फजल, पाँचवा फौजी, छठा तानसेन, सातवां राजा मानसिंह, 8वां राजा टोडरमल और 9वां बीरबल। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे अगले सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखते चलिएगा।